हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज है ये आई दृष्टि घटना चक्र की सीरीज चल रही है करंट अफेयर के लिए। तो इस सीरीज में जो है उत्तर प्रदेश परिदृश्य को हम चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो है आने वाले आर ओ के लिए, ठीक। और इसके साथ जो है वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें प्लीज़। और इसके साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें, ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के बारे में यहाँ पे कहा गया है। और इसमें कहा है कि इसका जो है इस बार 63वां संस्करण था, और ये 63वां संस्करण जो है 18-19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य के अभिलेखागार लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसमें केवल आपको इतना याद कर लो कि ये इस बार जो 63वां संस्करण था और लखनऊ में हुआ था वर्ष, ठीक। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। डेट जनरली नहीं पूछी जाती है कि कब हुआ था, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022, जिसमें दिसंबर 2022 में जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और इसके बारे में कहा गया है कि इसका जो प्रभाव है ये आगामी 5 वर्ष में तक रहेगा, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं एक जिला एक खेल के बारे में। एक जिला एक खेल के बारे में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इसके बारे में कहा है कि दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला हैं, और 75 जिला में 75 तरह के खेल खेले जाएंगे, ठीक। जिससे कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले और यहाँ से जो प्लेयर हैं वो निकल के और नेशनल और इंटरनेशनल में खेलें, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ज़िले देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये लिखा गया है कि ODOS, ठीक है, योजना में शामिल करने के लिए 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है, ठीक है ना। हालांकि 75 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है, जिनमें से 10 जिले हैं जिनके खेलों को बदला गया है। तो यहाँ पे देखते हैं मथुरा में कुछ और खेल था, लेकिन अब जो है बदला हुआ नाम या नया नाम अब जूडो के स्थान पर जो कुश्ती कर दिया। पहले मतलब जूडो था और इसके स्थान पर कुश्ती कर दिया है। जैसे इसी प्रकार से जो है आपका बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर और ये आपका श्रावस्ती। इसमें जो है बैडमिंटन के स्थान पे जो है श्रावस्ती नहीं है, श्रावस्ती का अलग है, ठीक है। तो इसमें जो है बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स कर दिया है। इसके साथ अगर हम श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में जो है आपका बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी कर दिया गया है, ठीक। आगे हम बात करते हैं जिसमें इसमें कहा गया है बाकी खेलों के बारे में और जिला। झांसी के बारे में बात करें और गोंडा के बारे में बात करें तो बैडमिंटन के स्थान पे आपका हॉकी कर दिया है, ठीक। और इसमें जो है लखीमपुर खीरी भी शामिल है। बैडमिंटन के स्थान पे हॉकी कर दिया है। बहराइच की बात करें तो बैडमिंटन के स्थान पे फुटबॉल कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं खेलों से संबंधित जिला, ठीक। किस जिला में जो है कौन सा खेल खेला जाता है। हालांकि सारा याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि जो है आप जो यूपी की कैपिटल है इसको आप ज़रूर याद कर लें, ठीक है ना। बाकी और भी एक सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं। जैसे कुश्ती की बात की जाए तो कुश्ती जो है वाराणसी में खेली जाएगी, गोरखपुर में खेली जाएगी, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज, ठीक। तो इन जिलों में जो है कुश्ती खेली जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एथलेटिक्स के बारे में। एथलेटिक्स के बारे में तो जिसमें फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, जौनपुर है, भदोही है, संभल है, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव और अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, बलिया और आपका ये है मुजफ्फरनगर। इन सभी जिलों में जो है एथलेटिक्स खेला जाएगा खेल, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी की बात करें तो ये प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ यूपी की राजधानी है तो लखनऊ का आप थोड़ा सा याद रख लेना हॉकी, ठीक। इसके बाद रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद और ये आपका मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद, इन सभी जिलों में हॉकी खेल खेला जाएगा। बात कर लेते हैं आगरा और कानपुर की। तो इसमें जो है टेबल टेनिस खेला जाएगा। बैडमिंटन की बात करें तो इसमें जो है अलीगढ़
बैडमिंटन जो खेल है अलीगढ़ में और गौतम बुद्ध नगर में खेला जाएगा। वेट लिफ्टिंग ये आपका मिर्ज़ापुर और बिजनौर में खेला जाएगा। बॉक्सिंग की बात करें तो बुलंदशहर और कुशीनगर में खेला जाएगा। ठीक, इसी के साथ जो है आगे हम बात कर लेते हैं बाकी खेलों के बारे में। जैसे तीरंदाजी है, ये सोनभद्र और ललितपुर में खेला जाएगा। फुटबॉल की बात करें हाथरस में, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा और कबड्डी जो है कन्नौज में खेला जाएगा। ठीक, अब लास्ट रह गया है ये आपका लॉन टेनिस ये आपका प्रयागराज में खेला जाएगा। बस आपको एक तो कम से कम याद करके ही लेना है, लखनऊ में जो है हॉकी खेला जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया। ठीक है ना, और इस डिजी यात्रा का शुभारंभ जो है जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे हम IGI भी बोलते हैं दिल्ली में, यहाँ से शुरुआत किया गया 1 दिसंबर 2022 को। ठीक है, दिल्ली से स्टार्ट किया गया IGI इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से। ठीक है, और इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के हवाई अड्डा शामिल है, और जिसमें जो पहले चरण में डिजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमें जो 3 पर शुरू हो चुकी है। ठीक, बाकी 4 रह गए, उनमें शुरू की जाएगी। वर्ष 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर शुरू किया जाएगा। ठीक है, 3 पर शुरू हो चुकी है, जिसमें नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। ठीक, बाकी के बचे 4। ठीक है, जिसमें हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा यहाँ पे शुरू होगी, और टोटल कितने हैं आपके 7। और कहाँ से IGI से शुरुआत की गई है। ठीक है, और किसने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, और कब की गई है 1 दिसंबर 2022 को। डेट मत याद करना, डेट नॉट मोर इम्पोर्टेंट, बाकी चीज़ें आपको याद करके रखनी है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं मातृ मृत्यु अनुपात के बारे में बात करें तो 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जारी किए गए थे, और जिसमें कहा गया था देश में मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 18-20 का जो डाटा है, मातृ मृत्यु अनुपात 167 और मातृ मृत्यु दर ये आपका 14.3 है। ठीक, 18 से 20 का डेटा है। 41वां रामायण मेला 27 नवंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो यूपी के CM है, इनके द्वारा जो है अयोध्या के में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया, और इस मेले का समापन जो है 30 नवंबर 2022 को किया गया था। डेट मत याद करना, बस याद कर लो कि जो रामायण मेला कहाँ पे लगा, अयोध्या में। उद्घाटन किसने किया, योगी जी ने, और संस्करण है 41वां। इससे ज़्यादा मुझे ना लगता कि एग्जाम में कुछ पूछेगा। ठीक, यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक, इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, ये डेटा देख लेते हैं, बस इतना इम्पोर्टेंट काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जा चुकी है, जिसमें यहाँ पर लिखी है लखनऊ में 2020 में लागू हुई, गौतम बुद्ध नगर में 2020 में लागू हुआ। ठीक है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर इन दोनों जिलों में 2020 में लागू हुई थी। कानपुर की बात की जाए 21 में, वाराणसी 21 में, और इन 3 जिलों में अभी इस साल लागू हुई है। गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में 2022 में लागू हुई है पुलिस कमिश्नरी। ठीक, बाकी हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के बारे में। ठीक, जिसमें 25 नवंबर 2022 की उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को जो है मंजूरी प्रदान की गई है, और इस योजना को लागू होने की तिथि से जो 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है ना, और क्रियान्वयन के लिए UP-NEDA को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट है जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक, इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन वहाँ से भी फंस जाता है। लेकिन हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे लगता है दैट इज इनफ। आगे हम बात करते हैं यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन। ठीक है, तो इसका शुभारंभ जो है 22 नवंबर 2022 को हुआ था, और योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, और ये यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के पहले संस्करण का किया था। ठीक,
इसका आयोजन जो 25 नवंबर 2022 को गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीका जो देश है उसके साझेदारों को एक मंच पर लाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं काशी तमिल संगम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका जो शुभारंभ है ये 17 नवंबर 2022 से और 16 दिसंबर 2022 तक चला था, 1 महीने पूरे। ठीक, इसके बाद बात करें इसमें, तो इसका जो आयोजन तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। तमिल संगम 17 नवंबर से 2022 से और ये आपका 16 दिसंबर 2022 तक चला था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुस्तक है तिरुकुरल का जो 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया था। एक पुस्तक है तिरुकुरल, इसको 13 भाषाओं में जगह जगह अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया और इसके साथ इसको विमोचन किया गया था। ठीक, बाकी इसका आयोजन जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और नवा प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग मिशन, जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद करके रखना, ध्यान रखना। 11-12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक, इस सम्मेलन का आयोजन जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन, पोत, परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंग्लैंड वाटरवे अथॉरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट को लॉन्च किया था। ठीक, अब हम बात करते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखो इन टॉपिक को हमने वहाँ भी पढ़ा था, ठीक है ना, और इन सेम टॉपिक को हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम केवल उन टॉपिक इनमें से केवल वो पढ़ रहे हैं जो यूपी से संबंधित है इन टॉपिक में, जहाँ पर यूपी की चर्चा हुई थी। ठीक, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 8 नवंबर 2022 को इस रैंकिंग के जो 15वें संस्करण को जारी किया गया था। ठीक, इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्थित आईआईटी कानपुर ने इस रैंकिंग में शीर्ष 100वें स्थान प्राप्त किया था। आईआईटी कानपुर ने जो है इस सूची में 100वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक, भारतीय रैंक की बात की जाए तो 6वीं है, और एशियाई रैंक की बात की जाए तो 66वीं है, और आईआईटी कानपुर, ठीक है ना, ने और समग्र स्कोर है 52.4 52.4 है। ठीक, एंड यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी, और यह नीति जो है जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी एवं 5 वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार के द्वारा नीति अधिसूचित करने की अवधि से जो है जो भी पूर्व होगा तक लागू होगी। ठीक, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इस नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी विकास, इसका पूरा नाम है UPNEDA, ठीक है, को नोडल एजेंसी नामित किया गया। ठीक, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इसमें जो है कहा गया है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के बारे में। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के बारे में कहा गया है। यह जो है 23 नवंबर 2022 को नीति लागू की गई थी, और यह नीति उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का स्थान लेगी। ठीक है ना, और बाकी इस नीति की प्रभावी जो अवधि है नीति लागू होने से 5 वर्षों में तक हो जाएगी, और 1 फरवरी 2018 के बाद पंजीकृत निर्माणाधीन अर्ध निर्मित एवं असंचालित इकाइयों जिन्होंने पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पंजीकरण कराया था इस नीति के अनुमन्य लाभ पात्र होंगे। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 के बारे में। ठीक,
नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। बाकी यहाँ पे देखते हैं, इस नीति के तहत जो है राज्य में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किए जाएंगे और यह नीति जो है अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा नई नीति की घोषणा होने तक जारी रहेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। ठीक, और इसमें जो कहा गया है कि 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया था। इस नीति की जो है प्रभावी अवधि अधिसूचित होने की तिथि से 5 वर्ष है। ठीक, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 7वां भारत जल सप्ताह। ठीक, तो 1 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था और इसने किया महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ पे किया था? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है ना। और इसमें कहा गया है कि इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में जो है 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। ठीक, इसका समापन जो है 5 नवंबर 2022 को किया गया और इसकी थीम है टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेना थीम। और इस कार्यक्रम के जो है डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड भागीदार देश रहे थे। डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 के बारे में। और इसमें जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन 2022 को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, और यह नीति जो अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। ठीक, बाकी हम बात कर लेते हैं इसका जो उद्देश्य है। इसका उद्देश्य निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण के द्वारा राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना प्रोत्साहित करना है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले 5 वर्षों में जो 5000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया और पशु आहार निर्माणशाला पर इस पर पहली बार सरकार ने जो 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट दी गई है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और इसमें कहा गया यूट्टर डाटा सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप ध्यान रखना। यूट्टर डाटा सेंटर, इसका उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित डाटा सेंटर का लोकार्पण किया। ठीक है ना, योगी जी ने किया 31 अक्टूबर 2022 को यूट्टर डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में किया है और ग्रेटर नोएडा में किया है नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। ठीक, इस सेंटर का नाम जो है यूट्टा डाटा सेंटर रखा गया है और यह देश का सबसे बड़ा एवं उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्किल डाटा सेंटर है। उत्तर प्रदेश का पहला है और देश का सबसे बड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क में। ठीक, इतना आपको याद रखना है। यह डाटा सेंटर जो हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। ठीक, ये नहीं पूछा जाएगा, बाकी इतना याद रख लो कि ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया नॉलेज पार्क में। ठीक, बाकी यहाँ पे बात करते हैं एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन। ठीक है, तो इसका भी उद्घाटन योगी जी के द्वारा किया गया लखनऊ में 27 अक्टूबर 2022 को और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पॉजिट्रिन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया। बस इतना याद रख लो, जिसमें जो है ये एशिया की पहली है पैथोजेन रिडक्शन मशीन, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया है। बस इतना याद रख लो और योगी जी के द्वारा। ठीक, बाकी हम बात करते हैं दीपोत्सव 2022 सिस्टम। ठीक, 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम की पैड़ी और कई जगह राम की पौड़ी भी बोलते हैं, अयोध्या में दीप उत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित जलाया। और इसके जो अतिरिक्त है प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक किया था। इस दीप उत्सव में 15.76 लाख दीप प्रज्वलित करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये नंबर आ सकता है 15.76 लाख दीप जलाए गए थे
और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया राम की पेड़ी में, और इसका जो संस्करण है ये 6वां है, मतलब 6ठा। ठीक, अब बात करते हैं देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो है इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है, और यह जो है देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य हो गया है। ठीक, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और क्षेत्र है, जिसमें बाघ पाए जाते हैं, तेंदुए पाए जाते हैं, स्लोथ रीछ पाए जाते हैं, चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं, सांवर पाए जाते हैं, चिकारा पाए जाते हैं, और जैसे आदि जीव पाए जाते हैं। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें कहा गया है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के करीब स्थित है, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। कहने का मतलब एक ये पन्ना हो गया और एक ये आपका रानीपुर हो गया। तो इस बाग में, इस जो पार्क है, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य, इसमें रहने वाले यहाँ पे भी आराम से निकल जाते पास में। ठीक है ना, तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं रानीपुर बाघ अभ्यारण्य आंतरिक क्षेत्र कितना है, बफर क्षेत्र कितना और संपूर्ण क्षेत्र कितना है। ठीक है, यहाँ पे डाटा आप याद रख लेना। आंतरिक क्षेत्र है 230.31 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र है 299.05 वर्ग किलोमीटर, और जो है संपूर्ण क्षेत्रफल है ये 529.36 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य स्थित हैं उनको यहाँ पर देखना जरूरी है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले बात की गई बाघ अभ्यारण्य के बारे में, अधिसूचना वर्ष और ये कुल क्षेत्रफल के बारे में। आपको इतना याद रखना है कि बाघ का जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुई थी, और कई जगह ये पूछता है कि ये जो है बाघ अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है। ठीक, तो दुधवा जो बाघ अभ्यारण्य है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 2201.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। अमनगढ़ क्षेत्रफल ये टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भाग है। ठीक है ना, जो 2012 में, और ये सबसे छोटा है। ठीक, इसके बाद बात करें पीलीभीत के बारे में। पीलीभीत का 2014 में और रानीपुर 2022 में। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं यूपी लैक्स 2022 के बारे में। यूपी लैक्स क्या है वो देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूपी लैक्स 2022 का उद्घाटन किया था। ठीक, किसने किया? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने किया ललित कला अकादमी लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो उसमें जनरली ऑप्शन दे देता कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और एक मान लो गोरखपुर। ठीक है ना, लेकिन कहाँ पे है? लखनऊ में, ये आप याद रखना। ठीक, इसका जो विषय है ये है भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। ठीक, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को अक्टूबर 2022 में दिया गया। ठीक है, और ये है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 14 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स के 7वें संस्करण का प्रकाशित किया गया। ठीक है ना, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का इस बार संस्करण किया 7वां। अब यहाँ पे देखते हैं विदितों को पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 PAI, ठीक है, में इसे जो अंतिम स्थान 18वां स्थान प्राप्त हुआ था, और 3 विषयों के तहत जो उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन यहाँ पर देख लेते हैं। और उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन में बात करें तो इसमें जो है आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय स्कोर है यहाँ पर रैंक है। ठीक है ना, तो आर्थिक न्याय में रैंक है 11वीं, राजनीतिक न्याय में रैंक है 5वीं और सामाजिक न्याय में रैंक है 13वीं। ठीक, अब हम बात करते हैं लीड्स 2022 के बारे में। व्हाट इज लीड्स 2022? 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जो लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के 4थे संस्करण को जारी किया है। ठीक, अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को स्थलबद्ध या फिर स्थलरुद्ध दोनों कहते हैं, लैंडलॉक भी बोलते हैं, राज्य में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की ग्रेड श्रेणी में समूहित बद्ध किया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, 2 बार बोला मैंने। इसकी जो शुरुआत है 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने शुरुआत की, ठीक है ना। और इस नीति का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की थी, ठीक। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और यह नीति जो है अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी है। यह नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है जिसमें निर्माता, उपभोक्ता एवं बैटरी से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता शामिल है, ठीक। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022। और इसमें कहा गया है कि 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। कब दी गई है? 13 अक्टूबर 2022 में, ठीक। इसका जो है आगामी 5 वर्षों में प्रभावी रहेगी ये, और बस इतना ही है काफ़ी। और यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। इसका शुभारंभ सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की। इसकी अवधि 5 वर्ष रहेगी, ठीक है ना। इसके तहत जो है कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर जो 75 लाख रुपये प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आगे हम बात करते हैं मर्यादा मूर्ति। इनके बारे में कुछ कहा गया है कि 12 अक्टूबर 2022 को सीएम योगी ने जो अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, अयोध्या में है, योगी जी ने इसका अनावरण किया है जिसका नाम मर्यादा मूर्ति। और यह मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू है, ठीक। मर्यादा या फिर स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा। मुलायम सिंह यादव जी जो हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, और इसके साथ जो है पूर्व रक्षा मंत्री भी थे। इनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो गया। वर्तमान में ये जो है मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे तथा 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए या लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। वहीं बात करें 1992 में उन्होंने समाज पार्टी की स्थापना की। पूरा इसमें आपको याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगर देखो ऐसा होता है जो चीज़ ज़्यादा चर्चा में होती है और जिसमें जो है क्वेश्चन डीप पूछा जाता है, ठीक। इसमें कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि मुलायम सिंह जी का निधन हो गया, इन्होंने कौन सी पार्टी का संस्थापक थे या इसकी स्थापना की थी, और ना ये पूछा जाएगा ये सीएम थे या कुछ और थे, ठीक है ना। और ना ये पूछा जाएगा कि इनका पेशा क्या था, यानी कि किस चीज़ के लिए फेमस थे, ठीक। ये सबको पता है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। 1992 में इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी और 3 बार ये जो है सीएम रह चुके, ठीक। 1889, 91, 93, 95 और 2003 से जो है 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और वर्ष 1996 से 98 के मध्य तत्कालीन प्रधानमंत्री एच देवेगौड़ा और I.K. गुजराल के कैबिनेट में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जब ये रक्षा मंत्री रहे थे उस समय 2 प्रधानमंत्री थे, एक थे HD देवेगौड़ा और दूसरे थे आपके I.K. गुजराल, ठीक है ना। HD देवेगौड़ा और I.K. गुजराल के रक्षा मंत्रालय में कैबिनेट में रक्षा मंत्री रहते। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उन्होंने जो है 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्टस अवार्ड से सम्मानित किया गया 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, ठीक। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 29 सितंबर 2022 से और 12 अक्टूबर 2022 के मध्य 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते थे, 20 स्वर्ण पदक जीते थे, 18 कांस्य जीते थे और 18 ही रजत पदक जीते थे, ठीक है ना। और इसका जो 8वां संस्करण था। सब कुछ याद करके रखना है, सब कुछ याद नहीं किया पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल था
और इसमें इसका जो शुभारंभ 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक चला था। 56 पदक कुल जीते थे उत्तर प्रदेश ने, ये इंपॉर्टेंट। और स्वर्ण कितने जीते थे? 20, ठीक है। बाकी 18 जो है आपके कांस्य और रजत पदक जीते थे, ठीक। उत्तर प्रदेश के राम बाबू हैं, ये एथलीट हैं जिन्होंने 35 किलोमीटर की पैदल चाल में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक। राम बाबू एथलीट हैं, 35 किलोमीटर की चाल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, और ये चाल जो इन्होंने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पूरी की, ठीक। मेरठ की पारुल चौधरी 2 स्वर्ण पदक जीते। एथलेटिक्स की 5000 तथा 3000 मीटर स्टीपल चेज में जीतने में सफल रही, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धाओं में जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण सहित कुल पदक 16, 9 तो गोल्ड जीत लिए, ठीक है ना, बाकी टोटल है 16। अब हम बात करते हैं भारतीय सड़क कांग्रेस का जो है 81वां ऑपरेशन अधिवेशन हुआ 8 से 11 अक्टूबर 2022 को मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में जो है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां संस्करण हुआ था और मिशन निरामया, ठीक। ये भी देख लेते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा SGPGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ किया गया लखनऊ में, ठीक है, वैसे याद कर लो, लखनऊ के ये कन्वेंशन सेंटर है इसमें, और मिशन निरामया उद्घाटन किया था योगी जी ने, ठीक।